पाठ 10 क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना आदि। इसका क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति जो भी कुछ काम करता है वो सभी काम क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा में जितने भी शब्द है और उन शब्दों से किसी काम का पता चलता है तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे इसमें आपको बताया पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, उठना, गाना, रोना, हंसना, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। आपके इसमें उदाहरण दिया है, कपिल पत्र लिख रहा है, माताजी खाना बना रही है, अजीत खाना खा रहा है। अब यहाँ पर लिख रहा है, बना रही है, खा रहा है, ये सब क्या है? कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। इस प्रकार से क्रिया के भेद बताए। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सकर्मक यानी कर्म के साथ में, ऐसी क्रियाएं जिसके साथ में कर्म दिया हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पर कर्म आवश्यक होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रिया सेब खाती है, ईशान कहानी लिखता है, तो इसमें क्या हो गया? रिया क्या खाती है? सेब खाती है। ईशान क्या लिखता है? ईशान कहानी लिखता है। तो यहाँ पर सेब और कहानी ये दोनों कर्म है। क्रिया क्या है? खाती और लिखता। तो यहाँ पर सेब और कहानी कर्म है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक मतलब जहाँ कर्म नहीं होता है, कर्म रहित क्रियाएं कौन सी होती है? अकर्मक क्रियाएं होती है। परिभाषा क्या है? जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अब ऐसे वाक्य होंगे जिसमें सिर्फ क्रिया होगी और कर्ता होगा, तो जो भी क्रिया होगी उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है। तो वो सब क्रियाएं क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है, शौर्य पढ़ता है, एकता गाती है। अब यहाँ पर शौर्य पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं मालूम हमें, ठीक है। एकता गाती है, क्या गा रही है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें कर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। अब मैंने आपको बताया कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। हम जो भी वाक्य दिया है उसमें प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण दिया है, राम सेब खाता है, ठीक है। प्रश्न क्या करोगे? राम क्या खाता है? राम सेब खाता है। आपको इसका उत्तर इस वाक्य में मिल गया, तो यहाँ पे खाना जो क्रिया है वो कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण है, श्याम खेलता है। अब श्याम खेलता है पर क्या खेलता है ये इस वाक्य में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जब क्रिया में कर्म नहीं दिया है तो वह क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। हमें जब हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि ऐसी क्रिया है जिसमें दो कर्म और कारक हो तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी ने किसको कहानी सुनाई? बच्चों को। क्या सुनाई? कहानी सुनाई। इस वाक्य में सुनाई के दो कर्म हो गए, बच्चों और कहानी। एक और उदाहरण देखो, माता ने पुत्री को पत्र लिखा। माता ने किसको लिखा? पुत्री को लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो यहाँ पर दो कर्म है, ठीक है, तो ये क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। विशेष, विशेष में दिया हुआ है कि धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की रचना धातु से होती है। अब कोई भी क्रिया है, खाना, पीना, उठना, बैठना, तो ये सारी क्रियाएं हैं, ये धातु से बनी है, ठीक है। जैसे खाना, खाना में मूल रूप क्या है खाना का? खा। लिखना क्रिया का मूल रूप क्या है? लिख। पढ़ना क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़। चलना क्रिया का मूल रूप चल। तो इस प्रकार ये जो सारे शब्द है, चल, लिख, पढ़,
तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। प्रत्येक क्रिया की रचना किससे होती है? धातु से होती है। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। ठीक है।